हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये हमारी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की जो सीरीज़ है, जिसमें मैं आपको सीबीएसई बोर्ड 2026 में आने वाले फिजिक्स के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। उस सीरीज़ में आखिरी वीडियो है हमारी, और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन या वर्किंग की बात करें तो वो बच्चे कहीं ना कहीं लिख लेते हैं। थोड़ा बहुत उन्हें अगर ये बोला जाए कि गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर में लिखो तो वो भी बच्चे लिख पाते हैं, पर लॉजिक क्लियर नहीं होता। अगर बच्चों से बोला जाए कि गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनेगा तो वो भी चीज बच्चे लिख लेते हैं, लेकिन लॉजिक क्लियर नहीं होता। इसलिए इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए बच्चे काफी डरे हुए रहते हैं कि इसका न्यूमेरिकल आ जाएगा तो क्या हम सॉल्व कर पाएंगे। तो बेटा अगर इसका लॉजिक आपका क्लियर हो जाए तो बोर्ड के अंदर बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं। यानी दो ही फॉर्मूले हैं, अगर उन दो फॉर्मूले को आप समझ सकते हैं तो आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन चालू कर देते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में समझते हैं। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में देखिए, इसमें मैं आपसे थ्योरी डिस्कस नहीं करने वाला हूं, जैसा कि आप समझते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल पोर्शन, है ना, जो भी फॉर्मूले हैं उनका। तो भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस बात पे बेस्ड होता है? इस बात पे बेस्ड होता है कि जब भी किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है, एक करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल, जिसको हमने प्लेस कर दिया है, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? एक्सटर्नल है, बाहर से आई है, तो उस पर टॉर्क लग जाता है। टॉर्क का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है बेटा? एम क्रॉस बी। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? एम क्रॉस बी। और अगर एम और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो आप लिख देते हैं एम बी साइन 90। साइन 90 आपका क्या होता है? 1। तो टॉर्क आपका क्या आ गया बेटा? एम बी। अब एम क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट किसके लिए निकाला जाता है? मैग्नेट के लिए। पर मैग्नेट के अलावा जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है वो करंट कैरिंग कॉइल के लिए भी निकाला जा सकता है, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल भी कहीं ना कहीं मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है? निया या नाई, नाई बोल लो, नाई याद रह जाएगा आपको। ये होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। और टॉर्क क्या आता है? एन बाई, यानी घर में आपने नई बाई लगा ली तो क्या आ गया? एन बाई, न्यू बाई। वैसे यहाँ एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल में हो, बी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर से आई, ए हो गया एरिया ऑफ कॉइल, और आई हो गया करंट। तो आपको समझ में आया, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए करंट को एरिया से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 हो तो कोई बात नहीं, तो फिर ए आई आई, क्यों? क्योंकि तब नंबर ऑफ टर्न्स की जगह आ जाएगा 1। तो ये हमारा टॉर्क होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इसके अंदर यही जो हमारा टॉर्क होता है जो हमारे कॉइल पे लगा, बट डेरिवेशन तो आपको आता ही होगा ना, इस टॉर्क को काउंटर कौन करता है? स्प्रिंग का टॉर्क। तो इस टॉर्क को एन बाई को हम बराबर रख देते हैं सी थीटा के। ये स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क है। और जब स्प्रिंग का टॉर्क और कॉइल पे लगने वाला टॉर्क दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस समय पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो जाती है। यानी अब कॉइल जो है वो फर्दर नहीं घूमता है, रुक जाता है। और जब कॉइल जो है हमारा, जैसे हमारा कॉइल था ना, ये घूमना बंद हो गया तो हमारा जो पॉइंटर होता है, यहाँ स्प्रिंग लगी होती है, एनसीईआरटी में ऐसे डायग्राम है ना, तो हमारा पॉइंटर भी 0 की जगह कुछ रीडिंग दे देता है, मान लो 10 एम्पियर। एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस मैं आपको, है ना, 10 एम्पियर तक नहीं नाप सकता है, मिली एम्पियर में नापता है गैल्वेनोमीटर वैसे यूजुअली। तो जैसे मान लो ये गैल्वेनोमीटर है तो इसने नाप लिया 10 मिली एम्पियर। तो गैल्वेनोमीटर बस इसलिए होता है ताकि वो बता सके कि सर्किट में स्मॉल करंट प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर ने ऐसे नाप लिया। वैसे इनिशियली पॉइंटर कहाँ पर था? यहाँ पर ये आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड थी, इसमें जब इस कॉइल को रखा तो इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये कॉइल जो है थोड़ा घूम गया। कॉइल घूमा, पॉइंटर भी घूम गया, और पॉइंटर ने घूम के आपको रीडिंग दिखा दी 10 मिली एम्पियर। पॉइंटर वैसे किससे कनेक्टेड है? देखिए, हम एक्चुअल जो इंस्ट्रूमेंट है उसका डिजाइन नहीं पढ़ते हैं, बस हम ऐसा पढ़ लेते हैं कि पॉइंटर स्प्रिंग से कनेक्टेड है। कॉइल घूमा, स्प्रिंग जुड़ी हुई थी इस सिलेंडर से, स्प्रिंग भी घूमी। स्प्रिंग थोड़ी देर तक घूमी, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क सी थीटा एन बाई के बराबर हो गया तो स्प्रिंग ने घूमना बंद कर दिया और पॉइंटर ने हमको रीडिंग दिखा दी 10 मिली एम्पियर। तो आपने ये लिख लिया बेटा। तो आपको ये समझ में आया, ये कंडीशन हो गई अपनी, ये आप रट्टा मार के जाओगे, है ना, ये अपनी कंडीशन हो गई। क्या कंडीशन हो गई? एन बाई बराबर सी थीटा। अब इसमें थीटा क्या है? थीटा है डिफ्लेक्शन। थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन। जैसे मान लो ये घूमा थीटा,
एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन कि स्प्रिंग घूमी थीटा तो पॉइंटर भी घूम गया थीटा। अब थीटा जो है वो क्या आएगा आपका n बाई डिवाइडेड बाय c। तो आप देख सकते हैं थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो कितना डिफ्लेक्शन आएगा पॉइंटर में वो डिपेंड किस पे करता है, ये जो आपका कॉइल है जो आपको दिख रहा है ये ना, ये तार हैं आपके, इनमें बहने वाले करंट पे। तो यहां से डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो यहां ये घूमता तो थीटा है लेकिन ऊपर आप मार्क करंट कर देते हो, ठीक है, क्योंकि करंट और थीटा आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अपन बात करते हैं करंट सेंसिटिविटी की। किसकी बात करते हैं? करंट सेंसिटिविटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पे बच्चों को प्रॉब्लम आना चालू होता है। यहां तक तो बच्चे लिख लेते हैं, डायग्राम बना देते हैं, ये बातें लिख देते हैं कि टॉर्क वर्क लगता है, उसको स्प्रिंग बैलेंस कर देती है। सी क्या होता है बेटा? टॉर्शनल कांस्टेंट। सी क्या होता है अपना? टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। एवरीथिंग इज विजिबल। अब बात ये आती है कि भाई मान लो कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें 1 मिली एम्पियर आया, और एक एग्जांपल ले रहा हूं उसमें थीटा आ गया 2 डिग्री, और एक दूसरा गैल्वेनोमीटर था जिसमें 1 मिली एम्पियर आया लेकिन उसमें थीटा क्या आ गया? 5 डिग्री, ठीक है। मतलब एन बी ए दोनों का अलग अलग होगा, इसलिए दोनों में सेम करंट के लिए अलग अलग थीटा आ गया। तो एक गैल्वेनोमीटर में 1 मिली एम्पियर पे थीटा आ गया 2 डिग्री, और एक गैल्वेनोमीटर में 1 मिली एम्पियर पे थीटा आ गया 5 डिग्री। ज्यादा सेंसिटिव कौन है? ज्यादा सेंसिटिव कौन है? तो आप ये देखेंगे 1 मिली एम्पियर से इस पे कितना प्रभाव पड़ा? 2 डिग्री का। इसमें कितना प्रभाव पड़ा? 5 डिग्री का। तो ये तो क्लियर है ना। आप किसी को गाली दे दो, रोने लग जाए, चिल्लाने लग जाए, आपको मारने आ जाए, वो ज्यादा सेंसिटिव हुआ? या किसी आदमी को आपने गाली दे दी, वो चुपचाप घर चला गया, वो ज्यादा सेंसिटिव हुआ? ज्यादा सेंसिटिव वो था जो लड़ने आ गया, क्योंकि उसका रिएक्शन बड़ा था। आपका एक्शन दोनों ही केस में सेम था, आपने एक आदमी को गाली दी, अब एक आदमी ने उसका रिएक्शन दिया, प्रतिक्रिया दी, बहुत बड़ी खतरनाक दी। एक आदमी आपको घूरा और घर चला गया, तो उसका रिएक्शन बहुत ही कम था। तो इसमें आप देख सकते हैं 1 मिली एम्पियर पे इसने कितना रिएक्शन दिया? 2 डिग्री का। पर इसने 1 मिली एम्पियर पे कितना दिया? 5 डिग्री का। ज्यादा रिएक्शन दिया, यानी ये गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है। यानी जिसमें सेम करंट पे ज्यादा थीटा आ जाए वो गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होता है। बात क्लियर हो गई? अब आप बोलेंगे सर सेंसिटिविटी कम होनी चाहिए कि ज्यादा? बेटा वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर गैल्वेनोमीटर बहुत बड़े करंट नापना चाहता है तो सेंसिटिविटी थोड़ी कम होनी चाहिए। बहुत बड़े से मेरा मतलब ये नहीं है 100 एम्पियर, मतलब 1 मिली एम्पियर, या उसकी मैक्सिमम रेंज 1 मिली एम्पियर की जगह 10 मिली एम्पियर हो, तो उस वाले केस में उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो तो बेटर रहेगा। और अगर गैल्वेनोमीटर बहुत छोटा करंट नापना चाहता है तो उसको सेंसिटिव होना जरूरी है। बहुत छोटा करंट नापना चाहता है तो सेंसिटिव होना जरूरी है, क्योंकि छोटा सा करंट आया पर उसने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी, कोई थीटा ही नहीं मिला आपको, तो कहां से आप मेजर करोगे? तो स्मॉल करंट के लिए सेंसिटिविटी थोड़ी ज्यादा हो तो बेटर है, और थोड़े लार्ज करंट अगर हम नाप रहे हैं तो सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो तो बेटर है। तो सेंसिटिव कितना होना चाहिए हमको, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सिचुएशन में। कुछ चीजों से रिलेटेड हमको ज्यादा सेंसिटिव होना जरूरी है, और कुछ चीजों में हमको कम सेंसिटिव होना जरूरी है। तो आप देख रहे हैं लाइफ में भी सेंसिटिविटी सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करनी चाहिए। उसी प्रकार से गैल्वेनोमीटर में भी सेंसिटिविटी सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज वेरी करनी चाहिए। आइए डिस्कस करते हैं करंट सेंसिटिविटी के बारे में थोड़ा और, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया, अब समझे थोड़ा काम की बात। सेंसिटिविटी आप समझ गए, ये मैंने लॉजिकली समझाया। अब मैथमेटिकली एग्जाम के लिए समझे। तो आपने क्या करा, थीटा के नीचे आप करंट को लेकर आ गए, तो आपने लिख दिया थीटा डिवाइडेड बाय करंट, ये आपका आ गया NBA बाय C। ये आपकी हो गई करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी। अब आप समझ ही रहे ना बेटा, थीटा ज्यादा आएगा तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, इसलिए थीटा अपॉन आई को अपन ने बोल दिया करंट सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी को आप डबल करना चाहते हो, यानी आपकी इच्छा है कि करंट सेंसिटिविटी हमारे सर्किट की हो जाए डबल, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है भाई? आप n को डबल कर दो, या b को डबल कर दो, एरिया को डबल कर दो, या c को आधा कर दो। अब इन सब में से सबसे आसान कौन सा है? n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। a क्या है? एरिया। अब आप समझो बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स बदलना सबसे आसान हुआ ना, नंबर ऑफ टर्न्स बदलना। भाई टर्न आपने कर रखा है, जो आपका सिलेंड्रिकल कोर था उस पर आपने कॉइल बांध रखा था इस तरीके से, ये आपने कॉइल बांधा था ऐसे, ठीक है।
अब आपको इसमें टर्न्स को दुगना ही तो करना है। जैसे ही आप टर्न्स को दुगना करेंगे, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को दुगना करेंगे तो सेंसिटिविटी अपने आप दुगनी हो जाएगी, कोई इशू ही नहीं है इसमें, है कि नहीं। अब आपने अगर गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल वोल्टेज नापने में किया हो, क्या नापने में किया हो, वोल्टेज नापने में, यहां पे आप करंट नापने में कर रहे थे, तो करंट सेंसिटिविटी को डबल करने के लिए आपने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसी से वोल्टेज नाप रहे थे तो भाई वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए नीचे करंट थोड़ी, वोल्टेज होना चाहिए ना, तो नीचे आपने कर दिया वोल्टेज, पर वोल्टेज कैसे आएगा, IR, है ना। तो आपने इस तरफ डिनोमिनेटर में अगर रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया, R क्या हो गया, इस कॉइल का रेजिस्टेंस जो कि R है, रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया तो आपको वही चीज RHS में भी करनी पड़ेगी बेटा, RHS में भी करनी पड़ेगी। तो ये आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई। भाई मैथ्स का रूल है ये, तो अगर आप कोई चीज RHS के साथ करते हो तो वही सेम चीज आपको LHS के साथ भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ हमने LHS में R मल्टीप्लाई किया तो नीचे हमारा IRV बन गया, तो यहाँ भी हमको R मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपने सोचा कि यहाँ हमको वोल्टेज सेंसिटिविटी को डबल करना है, ठीक है। आपने बोला सर वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल करेंगे, मैंने बोला बिल्कुल करो, कोई समस्या नहीं है। पर यहां पे आपने एक सवाल किया कि सर इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दें क्या। आपने कहा सर नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर देते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप नंबर ऑफ टर्न्स डबल करोगे वैसे ही आपका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो जैसे ही आपने n में लगाया 2, वैसे ही रेजिस्टेंस भी तो डबल हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। तो अगर आपने दुगने टर्न इसमें घुमा दिए तो फिर टर्न्स दुगने, लेंथ दुगनी, तो रेजिस्टेंस भी दुगना। न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 2, कट जाएगा। तो अगर आप ये वाली चीज करते हैं तो आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। बात क्लियर हुई? वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बदलेगी। तो इसलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यू कैनॉट चेंज वोल्टेज सेंसिटिविटी इन द सेम वे एज करंट सेंसिटिविटी। व्हाई? बिकॉज करंट सेंसिटिविटी को नंबर ऑफ टर्न्स को दुगना करके हमने चेंज कर लिया था, यहां पर हम वो चीज नहीं कर पा रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे बदलें? तो बेटा एन और आर जो है उन्होंने तो मना कर दिया कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे, तो बचा कौन? बी, ए और सी। इनमें बदलाव करके आप वोल्टेज सेंसिटिविटी को बदल सकते हैं, पर इतना सिंपली नहीं बदल सकते जितना आप करंट सेंसिटिविटी को बदल पा रहे थे, क्योंकि बी, ए और सी में बदलाव करना इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। बात क्लियर हो गई क्या? ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। अब टॉर्क के थोड़े क्वेश्चन मैं यहीं पर ले लेता हूं, ठीक है। तो क्या है बेटा, ये आपने समझ लिया। अब टॉर्क का जो टॉपिक है वो एग्जैक्टली इससे पहले आता है। टॉर्क किस पे लगता है? करंट कैरिंग कॉइल पे। तो ये आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये आपके पास हो गई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। इसका रेडियस हो गया r, ठीक। उसने आपसे बोल दिया टॉर्क निकाल दो। मैग्नेटिक फील्ड उसने बोल दी b0, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसी है? कांस्टेंट। पहली बात, और इसमें करंट भी होना चाहिए, तभी तो करंट कैरिंग कॉइल बनेगा। तो इसमें ये करंट आ गया, ठीक है। अब उसने बोला टॉर्क निकालो। क्या निकालो? टॉर्क, ठीक है। तो सबसे पहले टॉर्क निकालने के लिए आपने बिना टेंशन के लिख दिया m क्रॉस b। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को मैं बोल देता हूं 10, मैग्नेटिक फील्ड को मैं बोल देता हूं 5 टेस्ला, है ना, जस्ट टू सॉल्व अ क्वेश्चन विद डेटा। और इसको मैं बोल देता हूं 2 एम्पियर, और रेडियस को मैं बोल देता हूं 2/π मीटर, ठीक है। ऐसा आपने ले लिया। तो आपने लिखा m क्रॉस b। फिर आपने बोला सर अगर टॉर्क का मैग्नीट्यूड ही पूछा बेटा उन्होंने बस, ठीक है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आपने लिख दिया mb साइन थीटा। अब अपन को m निकालना है, b निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू भी पुट करना है। तो m क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था, नाई, है ना, और b और साइन थीटा। b का वैल्यू आप पुट कर दोगे 5 टेस्ला। अब बाकी चीजों पे ध्यान देते हैं। अच्छा, करंट का वैल्यू भी आप पुट कर दोगे। करंट का वैल्यू कितना है अपना? 2 एम्पियर। एरिया आप कैसे निकालोगे बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ √π दे देते हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि जब r का स्क्वायर हो तो कैसे निकालोगे एरिया? देख लो आप, डेटा मैंने आपके लिए बनाया, देखिए बढ़िया सहज डेटा। इसका आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपका? पाई इंटू 4/π, ये कट गया। तो एरिया भी आपका सिंपल सा आ जाएगा 4, ठीक।
और नंबर ऑफ टर्न्स आप क्या डाल दोगे, नंबर ऑफ टर्न्स मैंने क्या बोले थे 10, तो नंबर ऑफ टर्न्स की जगह आपने 10 डाल दिया, है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन अभी एक चीज आ रही है कि थीटा कितना है, बिना थीटा के कैसे आएगा आंसर। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि m वेक्टर को निकाला कैसे जाता है। तो आपने ये तो याद कर लिया, नाई उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्न्स एरिया इनटू करंट, पर m वेक्टर है, m क्या है, वेक्टर, वेक्टर में डायरेक्शन होता है बेटा, तो इसको आप ऐसे याद करें कि ए वेक्टर, समझ गए। और एरिया वेक्टर होता है, ये तो हमने चैप्टर 1 में जान लिया है कि एरिया क्या होता है हमारा, वेक्टर। तो एन आई और ए को आपने वेक्टर बोल दिया, ठीक। तो वेक्टर साइन आपको किस पे लगाना है, एरिया पे। तो जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही एम वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकाला जाए, बड़ा ही सिंपल है। आपको करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कर लेना है। यहाँ पे करंट कैसा है, घूमने वाला, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो हमें ये वाला रूल बार बार यूज करना पड़ता है, तो दोबारा यही रूल यूज कर लेते हैं। उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में घुमा दो, घुमा दिया। अब अंगूठा किधर आ रहा है, अंदर की तरफ, अंगूठा किधर आ रहा है, अंदर की तरफ। ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। यही किसका डायरेक्शन हो गया, एरिया वेक्टर का। तो एरिया वेक्टर हमारा आ गया अंदर की तरफ, और यही हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन है। मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ आ गया, अंदर की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, राइट में। मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ है, अंदर की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, एम और बी के बीच में एंगल कितना हो गया, एम और बी के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप थीटा की जगह क्या डाल दोगे, साइन 90, और साइन 90 क्या हो जाता है, 1। साइन 90 क्या हो जाता है, 1। बात हो गई खत्म। यहाँ पे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वैल्यू वैल्यू डालते रहना, क्या प्रॉब्लम है। तो मेन मेरा फोकस यहाँ पर था कि आप समझ पाएं कि एम वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो एरिया वेक्टर से निकाला जाता है, और एरिया वेक्टर को इस रूल से निकाला जाता है। करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियों को घुमा लें और अंगूठा आपको दे देगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और उसी से आपको मिल जाएगा एम वेक्टर का डायरेक्शन। इस तरीके से आप टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको हटा देते हैं। अब उसने क्या करा, उसने थोड़ा सा आपको ट्रिक करने का ट्राई करा, जो कि वो कई बार करता है, और वो ट्रिक बड़ी सिंपल है और सेम है हर चैप्टर में। तो वही जो आपका सर्कुलर लूप है उसको उसने ऐसे बना दिया, ठीक है, और उसमें उसने आपको करंट दे दिया ऐसे। लेकिन अब की बार उसने आपसे कहा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, इस तरीके से। और उसने लूप के प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल दे दिया आपको थीटा। अब उसने आपसे बोला नंबर ऑफ टर्न्स n बोल दिए, एरिया a बोल दिया, है ना, वैल्यू नहीं ले रहे अब की बार। तो मैंने बोला टॉर्क निकालो, तो टॉर्क आप बोले सर कोई टेंशन ही नहीं है, n बाई साइन थीटा। आपने क्या बोल दिया, n बाई साइन थीटा। मैं कह रहा हूं गलत है, ये गलत है। गलत क्यों है, सोचो इसके बारे में, गलत क्यों है। क्यों n बाई साइन थीटा क्यों नहीं होगा भाई, यही तो फॉर्मूला n बाई साइन थीटा, थीटा भी दे रखा है। पर आप बेटा ध्यान करो ना, थीटा किस किस के बीच का चाहिए, थीटा चाहिए एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। तो आपको थीटा चाहिए m वेक्टर और b वेक्टर के बीच का, और m वेक्टर और a वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं। और तरीका मैंने क्या सिखाया, करंट कैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, लाइक दिस। तो करंट के डायरेक्शन में उंगलियां रखो, तो एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, करंट ऐसा, एरिया वेक्टर कहाँ है, राइट में। तो एरिया वेक्टर ये हो गया ना आपका, तो यही आपका एम वेक्टर हो गया ना। तो मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में तो ये वाला एंगल हुआ ना, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। तो सही तरीका क्या होगा लिखने का, n बाई साइन 90 माइनस थीटा। तो यहां पर सिचुएशन चेंज हो गई है कॉस थीटा। अरे कितनी बार इस ट्रिक को आपको पढ़ाया जाए और कितनी बार में आप सीखेंगे कि यार हर बार ऐसा होता है, कभी फ्लक्स निकालते समय, कभी मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते समय वो आपको फील्ड का एंगल इस प्लेन के साथ दे देता है, और आपको बस ये समझना होता है कि फील्ड का एंगल प्लेन के साथ थीटा है, तो एरिया वेक्टर के साथ होगा 90 माइनस थीटा। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट टॉर्क इन सच सिचुएशन। अब अपन एक्चुअल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जो सीबीएसई में पूछे गए हैं। ये वाली बात आपके समझ में आ गई। अब सीबीएसई में पूछे गए सवालों पे हम लोग आ जाते हैं। तो उन्होंने सवाल पूछा सीबीएसई 2020 में कि एक एमीटर है, लॉजिक समझना, लॉजिक नहीं समझोगे कभी नहीं कर पाओगे। एक एमीटर था, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस इन्होंने बोल दिया 0.8 ओम था। हो सकता है एमीटर का रेजिस्टेंस इतना हो सकता है ना, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस छोटा ही होता है।
और ये जो करंट नाप सकता था वो 1 एम्पियर तक का था। अब ये पूछ रहा है कि इसी एमीटर में, यार मैं ईयर क्यों नहीं लिखता, मैं सीबीएसई 2020, इसी एमीटर में कितना शंट लगा दें कि अब इसकी करंट नापने की क्षमता 1 एम्पियर से बढ़ के, इसकी रेंज है, यानी मैक्सिमम करंट ये नाप सकता है 1 एम्पियर का, आई मैक्स है ये, कि ये मैक्सिमम करंट अब नाप पाए कितना, मैक्सिमम करंट ये चाहते हैं कि 5 एम्पियर नाप ले। अब कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? तो एक बात समझो, गैल्वेनोमीटर का समझो खेल। जैसे ये गैल्वेनोमीटर था आपका, भाई ये आपका नाप सकता था मान लो 1 मिली एम्पियर। कितना नाप सकता था? 1 मिली एम्पियर। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या था अपना, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 50 ओम। अब वो ये चाहता है कि इस गैल्वेनोमीटर से आप एमीटर बना दो। अब गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने का तरीका क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक शंट जोड़ दिया जाए। शंट यानी कि बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस। और अब आप चाहते हो कि 1 मिली एम्पियर की जगह इसकी क्षमता हो जाए 1 एम्पियर। तो इसने पूछा शंट का वैल्यू क्या होना चाहिए। लॉजिक समझना, लॉजिक ये कहता है कि जो वोल्टेज गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगा वही वोल्टेज शंट के अक्रॉस होगा। भाई मैं तो फाइनल फॉर्मूला याद नहीं रखता, मैं तो ये लॉजिक याद रखता हूं कि जो वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस शंट के अक्रॉस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हैं और पैरेलल के अंदर हमारा जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने सेम कर दिया, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में कौन सा करंट जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? IG। और मान लो यहां से करंट आ रहा है I, उसमें से IG गैल्वेनोमीटर में घुस गया, तो ये इसके लिए कितना बचा? I माइनस IG, ठीक है। अब वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वोल्टेज क्या होती है? रेजिस्टेंस इनटू करंट IG, रेजिस्टेंस इनटू करंट, I माइनस IG गया था उसमें, ठीक है, रेजिस्टेंस इनटू करंट, ठीक। अब आपको निकालना है I का वैल्यू, I का वैल्यू निकालते हैं। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, यहां I हो गया आपका SIG, इधर चला गया तो GIG प्लस SIG और SI। अब इस S को आप नीचे भेज देंगे और IG को कॉमन निकाल लेंगे। IG को अगर कॉमन निकाल लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर S को अगर आप नीचे भेज देंगे तो आपका ऐसा हो जाएगा, G/S प्लस 1 IG। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो करंट का फॉर्मूला ये आ गया आपका, ठीक है। अब अगर आपको निकालना हो मैक्स करंट, क्या निकालना हो? मैक्स करंट। तो 1 मिली एम्पियर क्या था गैल्वेनोमीटर का मैक्स करंट, कि गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना झेल सकता था, कितना नाप सकता था, 1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि I मैक्स हो जाए, यानी जो मैक्स आप नापना चाहते हो, I कौन सा करंट है जो आप नापते हो, अब आप ये चाहते हो कि जो करंट हम नापना चाहते हैं वो मैक्सिमम हम कितना नाप सकते हैं, हमें पता करना है। तो हमने लिखा G/S प्लस 1 IG मैक्स। जब गैल्वेनोमीटर मैक्स करंट उठा रहा होगा तो ये जो करंट है I वो भी मैक्स आ रहा होगा। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया, ठीक, ये अपना फॉर्मूला हो गया। तो I मैक्स अपने आ गया G/S प्लस 1। अब I मैक्स कितना नापना चाहते हो आप, मैक्सिमम कितना नापना चाहते हो? अभी तो बताया था, हटा दिया क्या मैंने? 1 एम्पियर। अभी तो बताया था कि 1 एम्पियर तक अपन नापना चाहते हैं, तो आपने लिख दिया 1 एम्पियर। पहले आप कितना नाप सकते थे? IG मैक्स यानी गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना झेल सकता है? 1 मिली एम्पियर, है ना। 1 मिली एम्पियर को वैसे आप क्या लिखेंगे? 10⁻³ एम्पियर। और उसने पूछा शंट कितना लगा दूं, तो कोई टेंशन ही नहीं है, गैल्वेनोमीटर की जगह डाल दो 50 ओम, कैलकुलेट कर लो शंट कितना आएगा। अगर आप चाहते हैं तो अपन कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो ये 10⁻³ है, इस तरफ जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1000, 1000 में से 1 कटेगा 999, S ऊपर जाएगा 999 नीचे आएगा, तो S आपका आ जाएगा 50/999। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये शंट आपको लगाना पड़ेगा अगर आप गैल्वेनोमीटर की क्षमता को 1 मिली एम्पियर से बढ़ा के 1 एम्पियर तक लेकर आना चाहते हैं। तो यहां पे तरीका क्या रहा सॉल्व करने का? अच्छा, दोनों क्वेश्चन में ये तो डेरिवेशन हो गया, ये किसका डेरिवेशन हो गया? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ये उसका पूरा डेरिवेशन हो गया। और ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही तो है, लेकिन आप इस क्वेश्चन में क्यों अटक जाओगे? क्योंकि आपने गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन पढ़ा है, आपने एमीटर का रेंज बढ़ाना पड़ जाएगा, ऐसा आपने कभी नहीं सोचा था, आपने ऐसा कभी नहीं सोचा था। अब दोनों को कंपेयर करेंगे अभी अपन। अभी आपको बात क्लियर हो गई, करना क्या है?
फॉर्मूला ये होता है। फॉर्मूला रटना है तो भाई रट लो इसको, पर इसका मीनिंग समझो। आई क्या है? जो करंट नापा जा रहा है। IG क्या है? जो करंट गैल्वेनोमीटर में जा रहा है। G क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। और S क्या है? शंट रेजिस्टेंस, जो अपन ने किस में लगाया? पैरेलल में। क्यों लगाया? ताकि अपने गैल्वेनोमीटर की रेंज 1 मिली एम्पियर से बढ़ के 1 एम्पियर हो जाए। और क्योंकि अब ये ज्यादा करंट नाप सकता है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया? एमीटर। गैल्वेनोमीटर भी करंट नाप रहा था पर छोटा नाप रहा था, दैट इज व्हाई वी वर कॉलिंग इट गैल्वेनोमीटर। एमीटर भी करंट नाप रहा है बट इट इज मेजरिंग अ हायर करंट, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एमीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब ये क्या चीज होती है ये बच्चे नहीं समझते। ये क्या कर दिया सर आपने? जब गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम करंट उठाता है तो जो मैक्सिमम करंट हम मेजर कर पाते हैं वो निकल के आता है, और इस मैक्सिमम करंट को बोला जाता है रेंज। क्या बोला जाता है? रेंज। इस कॉन्सेप्ट को समझो ना आप। इस मैक्सिमम करंट को बोला जाता है रेंज ऑफ एमीटर। तो जब गैल्वेनोमीटर अपनी फुल रेंज पे काम कर रहा होगा तो एमीटर भी अपनी फुल रेंज पे काम कर रहा होगा। यहां पे रेंज क्या थी बेटा? 1 एम्पियर की। इसने बताया ये एमीटर था, ये 1 एम्पियर ही उठा सकता था। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना था? 0.8 ओम का। ओके, कोई इश्यू नहीं है। अब उसने बोला आप रेंज को बढ़ा के 5 कर दो। कितना कर दो? 5। यही तो बोला था इसने। तो आपने फॉर्मूला लिखा। आपने फॉर्मूला क्या लिखा? I बराबर G/S प्लस 1 IG मैक्स। ठीक है, आप देखो ना यार, दोनों सिमिलर सिचुएशन ही तो है। इसका मैक्सिमम करंट क्या है? 1 एम्पियर। तो ये क्या नाप सकता था पहले? IG मैक्स की जगह क्या आ गया? 1 एम्पियर। और यहाँ गैल्वेनोमीटर, अब भाई आप देखिए ना, यहाँ जो गैल्वेनोमीटर था उसी की जगह ये वाला एमीटर आ गया। तो इसका रेजिस्टेंस क्या दिया था? 0.8। यहाँ क्या आ गया? 0.8। और अब हम कितना करंट नापना चाहते हैं? 5। हो गया सॉल्व। यहाँ से S निकाल लीजिए, क्या इश्यू है? बात क्लियर हुई क्या? जैसे गैल्वेनोमीटर की रेंज बढ़ाई जाती है वैसे ही किसी एमीटर की रेंज बढ़ाई जाती है। कैसे? पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा के। हो गया क्वेश्चन? नोट कर लें। अगला सवाल है CBSE 2019 का। सवाल ये कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 15 ओम का है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन वो 4 मिली एम्पियर के लिए दिखाता है। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है कितने का? 15 ओम का, है ना। तो अपने पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 15 ओम का। फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी IG मैक्स, यानी मैक्सिमम करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं, रेंज ही हो गई 4 मिली एम्पियर। ओके, अब हम चाहते हैं इससे हम एक एमीटर बना दें। अरे ये तो वही चीज आ गई, बिल्कुल सेम, जिसको इन्होंने बोला है 0 to 6 एम्पियर नाप सके। तो मैक्सिमम कितना नाप सके हम क्या चाहते हैं? 6 एम्पियर। हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमम नाप सके 6 एम्पियर। कोई इशू नहीं है। हमने क्या पढ़ा? फिर से लगा दो। I बराबर G/S प्लस 1। वही पूछा शंट कितना लगाएं? IG मैक्स। कोई इशू ही नहीं है बेटा। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 15, मैक्सिमम करंट 6 एम्पियर नापना चाहते हैं, और गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना नाप सकता है? 4 मिली एम्पियर। निकल जाएगा शंट, क्या दिक्कत है? अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो अब आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहा। एक बात ध्यान रखना कि एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, ये एक लॉजिकल बात है, एमीटर की रेंज अगर आपको इंक्रीज करनी है ना, तो आपको और छोटा शंट पैरेलल में लगाना होगा। किसी एमीटर की रेंज अगर आपको इंक्रीज करनी है ना, तो स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना होगा, और इससे ओवरऑल रेजिस्टेंस भी एमीटर का जो है, मतलब ये एमीटर में मॉडिफिकेशन जो हुआ है, तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो और छोटा हो जाएगा। तो एमीटर का टोटल रेजिस्टेंस आप जितना कम करते जाओगे उतना ज्यादा करंट वो नापने की क्षमता रखेगा। यानी आपको, अच्छा आपको पता है ना आइडियल एमीटर क्या होता है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। यानी आपका टोटल रेजिस्टेंस 0 के जितना करीब जाएगा, जितना छोटा होता जाएगा, उतनी ही एमीटर की रेंज, करंट नापने की क्षमता बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब जो हमारे जो आखिरी के 2 सवाल हैं वो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर पे आधारित है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर इज आई थिंक रिलेटिवली सिंपलर इन कंपैरिजन टू कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, क्योंकि इसमें होता है कोई रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज नापना है, तो आप वोल्टमीटर लगा देते हो। क्या लगा देते हो? वोल्टमीटर। अरे वोल्टमीटर असल में होता क्या है? एक तो आपका गैल्वेनोमीटर
गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में आप एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा देते हो RH। तो कुछ नहीं है, वोल्टमीटर क्या है, ये दोनों रेजिस्टेंस हैं G और RH। अब यहां से करंट आता है I में से IG इधर चला जाता है क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जाता है, वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर ही तो है, गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगा है, तो वो IG इसमें से चला जाता है और इसमें कितना बचता है I माइनस IG। अच्छा, ये नापेगा वोल्टेज, तो बेटा वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। कितना करंट गया है यहाँ पे ऊपर वोल्टमीटर में, IG, और रेजिस्टेंस जो है हमारा वो कितना है, G प्लस RH। खत्म, यही फॉर्मूला है हमारा बस। तो वोल्टमीटर में हमारा फॉर्मूला बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये जो वोल्टेज नापी वोल्टमीटर ने दैट इज इक्वल टू IG G प्लस RH। इसमें भी आप रेंज पता करना चाहते हो, क्या पता करना चाहते हो, रेंज। रेंज यानी मैक्सिमम वोल्टेज है कितनी नाप सकता है। तो अगर आप इसकी मैक्सिमम वोल्टेज निकालना चाहते हो तो IG का भी मैक्सिमम वैल्यू डालना पड़ेगा और फिर आपका क्या आ जाएगा, G प्लस RH। ठीक है, यहां मैक्स लगा दो, यहां मैक्स लगा दो, तो ये रेंज आपको मिल जाएगी। अब सवाल इन्होंने क्या पूछा है, CBSE 2019। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर में और गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन वोल्टमीटर में थ्योरेटिकली पूछा जाता है, तो ये तो आपको सीख के जाना ही है, नॉन नेगोशिएबल है। और ये न्यूमेरिकल्स भी अगर आप सीख लेते हैं तो साथ में अगर न्यूमेरिकल भी आ गया तो आप सॉल्व कर पाएंगे। अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन बोला, एक वोल्टमीटर है जिसको certain range, a voltmeter of certain range is constructed by connecting a resistance of 980 ohm in series with a galvanometer। तो इन्होंने बोला ये एक गैल्वेनोमीटर है, उसके साथ 980 ओम लगा दिया, तो इसकी जो रेंज आ गई वो आ गई, कुछ भी आ गई, V। अब इसने पूछा है कि अगर एक 470 ओम का रेजिस्टेंस अपन लगा दें तो रेंज आधी हो जाएगी, 470। तो इसमें कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि गैल्वेनोमीटर में 980 लगा था, 470 और लगा दें क्या, तब रेंज आधी होगी क्या। तो बेटा अब आप कॉमन सेंस से सोचो कि आपको यहां पे एक बात पता होनी चाहिए कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसकी रेंज उतनी बढ़ेगी, है ना। और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, ये आपका वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, G प्लस RH। ठीक, तो अगर आप इसमें एक और रेजिस्टेंस लगा दोगे तो रेंज बढ़ेगी। तो अगर जैसे उसने अंग्रेजी में जो लिखा उससे आपको कई बच्चों को ये मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि G में 980 लगाया, 470 और लगा दें क्या इसमें आगे, तब V/2। अरे यार ये तो कौन सी बेवकूफी वाली बात हो गई। अगर आप इसमें एक और रेजिस्टेंस लगा दोगे, रेजिस्टेंस और बढ़ा दोगे, तो फिर तो रेंज बढ़नी चाहिए थी ना। तो वो आपसे क्या कहना चाह रहा था, वो कहना चाह रहा था जब G में 980 लगाया तो V मिला, जब G में 470 लगाया तो V/2 मिला। सिंपल, छोटा रेजिस्टेंस लगाओगे तो रेंज भी छोटी हो जाएगी, बस खत्म होने वाला है क्वेश्चन। इसने बोला G निकाल दो, खत्म। ये देखो मैंने पूरा क्वेश्चन ही आपके सामने डिकोड कर दिया कि G में 980 लगाया V मिला, G में 470 लगाया V/2 मिला। इक्वेशन लिखो इसके लिए, V इज इक्वल टू G प्लस 980 IG, इक्वेशन पता होनी चाहिए। और इसकी इक्वेशन लिखो, दोनों को डिवाइड करो, इसकी रेंज क्या थी, V/2, इसमें क्या आएगा, G प्लस 470 IG से IG कट गया, G कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे मेरे पास आंसर्स नहीं लिखे हुए हैं और यहाँ पे हमारा एम आपको कैलकुलेशन कराना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझाना है, क्योंकि सेम डेटा तो आ नहीं जाएगा, है ना, और कैलकुलेशन तो वहां आपको खुद ही करनी है, तो G का वैल्यू तो इसमें निकालना आपको आना ही चाहिए बेटा। पर तरीका ये है सॉल्व करने का, कॉन्सेप्ट ये है। और फाइनल क्वेश्चन जो देख के बच्चा डर जाएगा, जैसे ये वाला किसका था बेटा, CBSE 2019 का फाइनल क्वेश्चन, जो देख के बच्चा डर जाएगा पर है बड़ा ही आसान, है ना। इन्होंने बोला एक मल्टी रेंज वोल्टमीटर, तो मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा डायग्राम देख के, तो पहले भी देखा हुआ है मेरा, जब भी देखा था बहुत अच्छा लगा देख के कि एक मल्टी रेंज वोल्टमीटर कैसे बनाया। इन्होंने बताया कि ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ये ठीक है, ये यहां इन्होंने लिख दिया 2 वोल्ट, यहां इन्होंने लिख दिया 20 वोल्ट,
और यहाँ इन्होंने लिख दिया अपना 200 वोल्ट। ये बोल दिया R1, ये बोल दिया R2, ये बोल दिया R3। ठीक, इन्होंने बोला ये आपका मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है। कैसे? अगर आप यहां तक ले लो, यहां से यहां तक, तो ये 200 वोल्ट नाप देगा, पर जब ये 200 वोल्ट नापेगा तो फिर ये G के साथ R1, R2, R3 तीनों आएंगे। अगर सिर्फ 20 वोल्ट तक नापना है तो G के साथ R1 और R2 आएंगे तो 20 वोल्ट, और G के साथ R1 सीरीज में आएगा तो 2 वोल्ट। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब इसने बोल दिया IG, यानी गैल्वेनोमीटर जो करंट उठा सकता है वो 1 मिली एम्पियर है। कोई बात नहीं, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट इसको नाम भी दिया था, आप समझ गए, ये मैक्सिमम करंट आ गया। ठीक है, ये आ गया IG मैक्स, और ये क्या आ गई बेटा? रेंज। ये रेंज कब आई? G प्लस R1 के लिए, जब G और R1। ये रेंज कब आई? G और R1 और R2, ये सब मिल गए। ये वाली रेंज कब आई? G और R1 और R2 और R3, ये सब मिल गए। बात क्लियर हो गई? अब इन्होंने अपन से वैल्यू पूछा है R1, R2 और R3 का, कोई इश्यू ही नहीं है। रेंज का हमें पता है, V इज इक्वल टू G प्लस, जैसे पहला केस देख लेते हैं, G प्लस R1 इसके लिए लिख लेते हैं, इंटू IG क्या है? 1 मिली एम्पियर, 10 की पावर -3, और इस पहले के लिए रेंज क्या है? 2 डाल दो। G का वैल्यू दे रखा होगा, नहीं तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, दे रखा है 10 ओम। 2018 का सवाल CBSE का। निकाल लो R1, इसमें क्या लिखोगे? यहाँ से R1 निकाल लोगे। अब वो R1, अच्छा इसके लिए क्या लिखोगे? इसमें 20 वोल्ट हो गई, और इसमें G जो है वो आपको पता ही है 10 है। R1 यहां से निकाल के लिख दोगे, R2 निकालना है, गैल्वेनोमीटर का करंट 10 की पावर -3, फिर वही सेम चीज यहां पर भी लगा दें। बात क्लियर हो गई ना? तो अगर आपको फॉर्मूला आता है तो देखिए, मुश्किल दिखने वाला सवाल है, सिर्फ दिखने में मुश्किल है बिल्कुल सिंपल, कि जब G और R1 है तो रेंज 2 वोल्ट की, तो फॉर्मूला लगा दिया, V इज इक्वल टू G प्लस R1 इंटू IG। जब G R1 और R2 है तो G प्लस R1 प्लस R2, तब हमारी रेंज क्या हो जाएगी? 20 वोल्ट गैल्वेनोमीटर करंट। और फाइनली इसके लिए लिख देता हूं मैं, आपकी रेंज 200 वोल्ट कब हो जाएगी? जब G प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू 10 की पावर -3। G दे रखा है, R1 पहले वाले से निकल जाएगा, R2 अगले वाले से निकल जाएगा, और R3 इस इक्वेशन से निकल जाएगा। आई होप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड, वोल्टमीटर से रिलेटेड और एमीटर से रिलेटेड CBSE संबंधी अब आप कोई भी सवाल कर सकेंगे। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो। इसके अंदर से जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज वगैरह हैं उनको लिख के प्रैक्टिस करें, एंड आई होप यू विल डू बेस्ट। थैंक यू।